गरीबी के बारे में बात करें, है ना, गरीबी के बारे में बात करें, तो गरीबी को देखने का भी दो नजरिया है। एक गरीब व्यक्ति या पुअर पर्सन कौन है, कौन है पुअर? अब देख, हाँ, तो पहला एक तरीका जो शुरुआती दौर था हमारा, है ना, शुरुआती दौर था, मतलब ये सारे जो विषय हैं इन सब की अगर हम बात करें तो 1950 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे भारतीय राज व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में कहानी स्टार्ट होती है। 1990 का जो दशक है, 1990 के दशक के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। इसके बाद से 1990 के बाद से जो डेवलपमेंट है उसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट या मानवीय विकास से मापा जाने लगा। तो गरीबी को इस समय तक ज़्यादातर हिस्से में गरीबी को हम लोग या तो पैसे से नाप सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर इतना से कम पैसा है ना, या कोई व्यक्ति जो अपना खर्च करता है अगर एक सर्टेन अमाउंट से कम खर्च करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे, पहली चीज। लेकिन कोई व्यक्ति खर्च बहुत करता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन उसकी बहुत कम है, तो भी वो गरीब कहला सकता है ना। सो एक्चुअली में अभी के समय पे पोवर्टी जो है इसकी एक्चुअल में इसको कहते हैं निर्धनता। क्या कहते हैं? निर्धनता। सो एक निर्धन व्यक्ति किसी भी तरीके से निर्धन हो सकता है। मान लो उसके पास सपोज दैट सब चीज है पर परिवार नहीं है, तो भी वो कहता है ना हाउ पुअर, पुअर मैन, उसको देखो मूवी में बोला जाता है ना। इन दोनों अगर एम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, इन सब के बारे में जिस सब्जेक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी से मिला जुला है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के का समावेशी विकास, और फिर आता है सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास। तो ये चार चीजें जो है हमें जल्दी से खत्म करना है, इसको समझना है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक जो है आप इसको नोट डाउन भी करते रहना। बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले समझेंगे कि हमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? माही, आप आवाज सुन पा रहे हो? ओके। तो पहला जो है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि कौन व्यक्ति बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयड कौन है? आप सब लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है ना। इच्छुक और योग्य। तो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हम किसी को तभी कहेंगे जब वह 15 साल से लेकर के 62 साल की उम्र में हो, ठीक है, मतलब जो काम करने की एज है, पहली बात, ठीक है। और कोई व्यक्ति जब काम करने को इच्छुक हो, है ना, विलिंग हो काम करने को। और दूसरी बात कि एक चीज और ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति काम करने को इच्छुक हो, साथ ही साथ उसको इच्छुक होना है किस पर? जो बाजार में रेट चल रहा है। अगर तुम कहोगे कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन मुझे 30 करोड़ महीने का सैलरी चाहिए और मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं बेरोजगार हूं? नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है, जो बाजार मूल्य है, उस पर आप काम करने को तैयार हो और आपको काम नहीं मिल रहा, तभी एक व्यक्ति बेरोजगार होता है। लिखो, इसके बाद लिखो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार, टाइप्स। किस किस टाइप्स के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट? पहला है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं इसको। तो पहले एक बार मैं समझा देता हूं किस किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। सो लेट्स से कि एक व्यक्ति है ना। सो कुछ ऐसी बेरोजगारी होती, कुछ ऐसे काम होते हैं जो साल में एक ही बार मिलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किसी भी कंट्री की क्या होती है? बढ़ती है, घटती है ना। सपोज दैट आप अभी आपसे में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सोना का जो रेट है मार्केट में बढ़ा हुआ है, सुने हो, है ना। और आपको जो लोग बहुत दिन से देख रहे हैं सिचुएशन को, वो ये बताएंगे आपको कि कुछ दिन के बाद नीचे गिरेगा।
आज के समय पे जो इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था वो इतनी जटिल है कि किसी भी चीज का मूल्य बहुत आगे बढ़ेगा तो नीचे आएगा ही आएगा। इकोनॉमी जो है वो ऐसे चलता रहता है ना। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक देश में लोग पैसे कमाए जा रहे हैं, सबकी ग्रोथ हो रही, सबकी ग्रोथ हो रही, वो स्लो होना ही होना है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, ये इकोनॉमी में है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है ऐसा? सपोज दैट आपकी इनकम कब बढ़ती है, देश की इनकम कब बढ़ती है? जब आप बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हो, प्रोडक्शन जब ज़्यादा करोगे तभी तो इनकम बढ़ेगी। अब मान लो प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हो, अगर पूरे दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी गई जितना कि कंजम्पशन नहीं किया जा रहा हो, अगर आपने उत्पादन जो हमारी खपत है उससे ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा? खत्म होगा ना, कमेगा ना, फिर वो सारे जो प्रोडक्शन है वो क्या होंगे? वेस्टेज जाने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इकोनॉमी हमेशा जो है वो साइक्लिक होती है। इकोनॉमी कैसी होती है? साइक्लिक होती है। पूरे हिस्ट्री में कभी भी आप देखो, 2008 में रिसेशन आया, फिर अप गया, फिर डाउन गया। कोविड के समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी, है ना। फिर कोविड के बाद 2022 में अगर आप डेटा देखोगे, 2022 में भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, और अभी फिर से रिसेशन चल रहा है। क्यों? क्या होता है कि जब इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कोविड में लोगों ने सोचा, कंपनी ने सोचा कि 2 साल से सारा उत्पादन बंद है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया लोगों ने, कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होता है कि 2022 में इकोनॉमी ऊपर तो चली गई, लेकिन कब तक सस्टेन कर पाओगे? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जिसकी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड होती है, उपभोग बेस्ड हो जिसकी इकोनॉमी होती है, वह इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो खपत पे है, मतलब हम लोग उतना ही उत्पादन करते हैं जितना हम लोग खर्च कर पाए। अगर तो इसीलिए साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, चक्रीय बेरोजगारी जो होती है, वो किसी अर्थव्यवस्था में रिसेशन आने की वजह से, मंदी आने की वजह से होता है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? साइक्लिक चक्रीय अनएम्प्लॉयमेंट में आप लिख सकते हो कि ये जो है किसकी वजह से होता है? रिसेशन आने की वजह से, अर्थव्यवस्था में मंदी आने की वजह से चक्रीय बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट लिखिए, सीजनल या मौसमी बेरोजगारी, मौसम की वजह से, है ना, सीजन की वजह से। क्या होता है कि कुछ ऐसे सीजन होते हैं जहां पर रोजगार बढ़ जाते हैं, जैसे बारिश के, हमारे देश में आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, बताइए। और जो कृषि है हमारे यहाँ पे वो क्या है? मौसम आधारित है। तो जो रेनी सीजन होगा, बारिश का मौसम होगा, जिस समय फसल लगाए जाने हैं या जिस समय फसल को काटा जाएगा, उस समय कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या है? सबसे ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि कृषि जो है वो एक सीजनल है, और सबसे ज़्यादा भारत में लगभग 55% जो लोग हैं या 50% लोग वो कृषि में लगे हुए हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लगे हुए हैं, है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग लगे हैं, अब कृषि में जो लोग हैं उनको जिस समय फसल लगता है और जिस समय काटा जाता है, उस समय उन सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जब एक बार मान लो फसल काट ली, अब 3 महीने की छुट्टी है, तो उस 3 महीने में सब लोग क्या बन जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है कि मौसमी जो बेरोजगारी है वो है कि जो कुछ ऐसे सीजन हैं जिसमें क्या होती हैं, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसमें ऐसे सीजन में जब एग्रीकल्चर का काम बढ़ जाता हो, उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कम जाती है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीजन पर निर्भर करता है, जिस सीजन में काम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्या बारिश के समय पे बिल्डिंग बनाई जाती है, मकान बनाए जाते हैं? तो वो सारे लोग जो मकान बनाने के काम में लगे हुए हैं वो बारिश के मौसम में क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और उसी बारिश के मौसम में जो लोग कृषि में लगे हुए हैं वो सब लोग क्या बन जाएंगे? रोजगार में चले जाएंगे। तो बहुत अभी भी तुम देखोगे कि जो रूरल इकोनॉमी है, या आज से पहले इतिहास, बहुत पहले के समय पे क्या होता था कि एक व्यक्ति कम से कम 2-3 काम में लगा होता था। घर भी बना रहा है,
साथ ही साथ जैसे बारिश का समय हुआ, घर बनाने का काम बंद हो गया, तो चला गया खेती करने, फिर खेत में फसल वगैरह लगा दिया, फिर वापस आकर के कुछ और काम में लग गया। तो ऐसा इससे क्या होता था कि उनको सालों भर रोजगार मिलता था। लेकिन अभी के समय पे ये चीज़ें अब कम होने लगी है। उसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपर्टीज। अब पहले जो है एक व्यक्ति जो खेत में एक मजदूर होता था वो बिल्डिंग बना लेता था, लेकिन अब बिल्डिंग्स में भी काम करने में जो है बहुत सारे एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है इंडिया में देखे जाते हैं, है ना। मौसमी बेरोजगारी, इसके बारे में लिख लीजिए। शादी का, जो लोग शादी के टेंट वगैरह में काम करते हो, सीजनल ही है ना, उनका भी काम तो सीजनल ही है, सालों भर तो शादी होती नहीं है। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम, जिनका रोजगार ही होता है भोज खाना, उनका भी काम क्या होता है, सीजनल होता है। तुम्हें पता है जैसे हमारे यहाँ पे पंडित होते हैं, है ना, हर गांव का एक पुजारी होता है, ठीक है। सो चीन में भी ये चीज़ है था, लेकिन चीन में, चाइना में क्या होता है कि ये जो पुजारी है, जैसे हमारे यहाँ पे उनका काम क्या है, पूजा वगैरह करवाना, चाइना में इनका मेन काम होता था रिश्ते, मैच मेकिंग करवाना। भारत में भी अभी तुम देखोगे कि जो ये पंडित होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है भाई कहाँ पे कौन अवेलेबल है, ठीक है। तो अब के समय पे क्या है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग एडवांस हो गए हैं, ये लोग जो हैं, है ना, तो मैच मेकिंग कराना जो है इनका काम होता था। तो ये ऐसे भी लोग अभी के समय पे तुम देखोगे रूरल इंडिया में या कहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका काम ही होता है मैच मेकिंग कराना, ठीक है। इनको भी साल में जो है वो 2-4 महीने, जब जब वो सीजन होता है मैरिज का, तब तब इनको काम मिलता है ना। तो किसी भी इकोनॉमी में क्या है, अगर किसी इकोनॉमी में ऐसे काम बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है वो क्या अच्छे क्वालिटी का रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक हमारी ऑब्जेक्टिव थी कि हमें अच्छी क्वालिटी के रोजगार बनाने हैं, अच्छा रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अच्छी क्वालिटी के चाहिए। अब देखो जो कृषि में एम्प्लॉयमेंट लगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। दूसरे नंबर पे बड़े स्केल में आता है रियल एस्टेट। कौन सा आता है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन। अब यह दोनों जो है वो सीजनल है, एग्रीकल्चर तो काफ़ी हद तक सीजनल है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की जो रोजगार है ना, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो एग्रीकल्चर फार्मर हैं, है ना, यंग है, लेकिन वो अपने आप को बेरोजगार बताता है, क्योंकि उनको फील नहीं होता। हाँ, साल में 4 महीने उनके पास काम होती है, बाकी के समय काम। तो स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जो, अब मुझे बताइए कि ये जो चक्रीय, जो हमारा साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है, चक्रीय बेरोजगारी है, क्या उसको खत्म किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। रिसेशन तो आएगा ही ना, जैसे जीवन में सुख और दुख का एक चक्र चलता रहता है, उसी तरह से किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन और बूम का चक्र चलता रहता है, मंदी और विकास का चक्र चलता रहता है ना, एक साइकिल चलता रहता है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता, पहली। दूसरा हमने देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मौसमी बेरोजगारी जो है, उसको भी हम का पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड। उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो थोड़ी बहुत कर पाते हैं, लेकिन वह भी क्या है, नेचर पे डिपेंडेंट है। उसको भी पूरी तरह से खत्म कर सकते क्या, जब बारिश का समय आएगा तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो भी खत्म नहीं किया जा सकता पूरी तरह से। अब है इसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, यह सबसे बुरा तरह का बेरोजगारी हो। एक्चुअली किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सबसे नुकसानदेह अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल ये कहलाता है। इसका मतलब है किसी देश में जो लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ कौशलता है, स्किल है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर जो लोगों के पास स्किल है और जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है इकोनॉमी में, इस दोनों के बीच में कोई मैच ना हो। कहने का मतलब है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, मान लो आपके पास लैंड नहीं है, एक ऐसा देश जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूएई, दुबई, है ना, यूएई का नाम सुना है, संयुक्त राज्य अमीरात,
अब अगर यूएई के सारे बच्चे, सारे लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर ले, तो क्या उनको यूएई में नौकरी मिलेगा? समझ रहे हो बात को? तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक तरह का क्या है, मिसमैच है कि किसी अर्थव्यवस्था में जरूरत किस चीज की है और वहां पर लोग कैसे उपलब्ध हैं। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट से बचना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी कंट्री में, इसीलिए तुम देखोगे कि भारत में बहुत तरह के स्किल इंडिया प्रोग्राम और कुछ चीज़ें जो है चलती रहती है ना। कई बार ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि भारत में जो है इंजीनियर्स, इतने सारे इंजीनियर्स हैं पर उनके पास वो स्किल नहीं है जो इंडस्ट्री में चाहिए, है ना। मिसमैच है, जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है उसके बीच में मिसमैच होने की वजह से यह संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। और किसी भी कंट्री के लिए इस तरह की बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है ना। समझ गए बात को? तो बहुत सारी जो है गवर्नमेंट की परियोजनाएं, स्कीम चलती रहती है इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे को, इस तरह के प्रॉब्लम को कम करने के लिए, है ना। सो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या संरचनात्मक समस्या है जहां पर क्या होती है कि जो चाहिए, जिस तरह का काम उपलब्ध है और जो लोग काम कर सकते हैं वो अलग अलग हो जाए। समझ गए? मतलब एक जंगल में सिर्फ शेर हो जाए और कोई जानवर है नहीं, उसको तुम दे रहे हो कि ये लो आम खा लो, केला खा लो, खा पाएगा शेर? नहीं खा पाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है और जो उपलब्ध है उस दोनों के बीच में मिसमैच होने की वजह से कौन किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। 3 समझ गए? अब बात करते हैं चौथे तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसे कहा जाता है फ्रिक्शनल, या क्या कहते हैं छोटू? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये भी देखो क्या है कि ये भी नॉर्मल है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है ना, वह मान लो इस काम में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अभी तैयारी कर रहे हो परीक्षा की, हो सकता है इससे पहले आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, जैसे आप कर रहे थे जॉब इससे पहले। अब आपकी जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है? फ्रिक्शनल। एक व्यक्ति जो नौकरी में है, रोजगार है उसके पास, लेकिन वह अपना रोजगार बदलना चाहता है, या तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है या तो बेहतर रोजगार पाना चाहता है। तो अगर आप किसी काम में हो, मान लो एक व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में क्लर्क है, वह व्यक्ति वहां पे अधिकारी बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर स्किल बढ़ाने पड़ेंगे, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, कुछ परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए वह अपने काम से छुट्टी लेकर के, ताकि वो एक बेहतर काम कर पाए और दूसरा जॉब को, बहुत सारे व्यक्ति तुम देखोगे कि अपनी पुरानी जॉब, इस बैंक में काम कर रहे हैं, जॉब छोड़ के दूसरे बैंक में ढूंढ रहे हैं। तो यह जो बीच का समय होता है, इस समय पे जो लोग बेरोजगारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? इन सभी तरह की चीज़ों में अगर मान लो कि हमें पता हो कि हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, संरचनात्मक बेरोजगारी कितना है ना, हमें अगर पता हो कि हमारे यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ना, घर्षणीय जो बेरोजगारी है कितना है, तो हम इन सब का उपाय अलग अलग है ना। अगर मान लो आपको पता चलता है कि भाई मेरे देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या है दूसरे नंबर वाली, कौन सी थी? सीजनल, है ना, मौसमी बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा समस्या है ना, कि सीजन में जो है बारिश के मौसम में सब लोग रोजगार में चला जाता है और बारिश खत्म होते के साथ सब लोग घर बैठ जाता है। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था में उस तरह का सुधार करोगे कि चलो बारिश के बाद भी इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से करने से क्या होता है, हम उसको बेटर टैकल कर सकते हैं। फ्रिक्शनल के बाद, फ्रिक्शनल समझ गए, एक रोजगार से, एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जाने के बीच का जो समय है, उस समय पे जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अभी हमने जो अभी ये हमारा किसका कितना, कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। पहला साइक्लिक, उसके बाद सीजनल और फ्रिक्शनल। यह 3 तरह की जो बेरोजगारी है, इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, है ना।
इसीलिए तुम किसी गवर्नमेंट को ऐसा तुम स्कीम वगैरह नहीं देखोगी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या मतलब कि जब हम रिसेशन में जाएं तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए ना। ये हर कंट्री में है, दुनिया के किसी भी देश में सीजनल जो है मौसमी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है और साथ ही साथ घर्षणीय बेरोजगारी होती है। ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अब जो अगला 3 जो है, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा डिसगाइज्ड या प्रछन्न और तीसरा टेक्नोलॉजिकल या प्रौद्योगिकी, यह 3 जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। कैसे उसको देखेंगे? स्ट्रक्चरल में हमने ऑलरेडी देखा कि स्ट्रक्चरल जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा चैलेंज होती है ना, क्योंकि इससे ये हमारा पॉलिसी का फेल्योर है, हमारी नीतियों का फेल होना है, यही है ना। अब मान लो कि भारत को, आपको जो है फ्यूचर में बनना है एक ऐसा देश जहां पे हर व्यक्ति सॉफ्टवेयर चलाए, और आपने कॉलेज खोल दिए सब स्पोर्ट्स के, है ना, और आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारी कंपनी आपके यहाँ है, लेकिन क्या उसको लोग मिल पाएंगे? तो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी देश का जो पॉलिसी है उसका फेलियर कहलाता है। इंडिया में आज के समय पे क्या है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बीए कर रखे हैं, मास्टर कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, कुछ नहीं आता। अब यह व्यक्ति, इनके पास क्या है, डिग्री बहुत है, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री में आप देखो बहुत सारे ऐसे ना, कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में आते हैं कि ट्रैकमैन की वैकेंसी निकलती है, रेलवे में पीएचडी वाले लोग भर देते हैं, 15,000 18,000 रुपये महीने उसकी सैलरी है, और उसमें बहुत स्किलफुल लोग भर देते हैं। क्या उनके पास सही में स्किलफुल है? क्या स्किल का मिसमैच नहीं है? बहुत सारे ऐसे कई बार रिपोर्ट आते रहते हैं कि एग्ज़ाम लिया गया और सब फेल हो गया। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, संरचनात्मक जो हमारे पास बेरोजगारी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरा जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वो है डिसगाइज्ड या प्रछन्न बेरोजगारी। यह एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें मन में फील होता है कि काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम बेरोजगार हैं। जैसे मान लो एक काम है, एक वर्क है ना, जैसे किसी किसी का फैमिली शॉप है, घर पे आपने एक छोटा सा दुकान खोल रखा, उसमें एक व्यक्ति उस शॉप को चला सकता है, लेकिन पूरे परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। छोटा सा लैंड है, उसमें 6-6 7-7 लोग लगे हुए हैं। तो यह जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग अगर इस काम को कर रहे हो, तो उससे जो बेरोजगारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रछन्न या डिसगाइज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक काम है जिसको 2 लोग मिलके कर सकते हैं, और इसमें लगे हुए हैं कितने लोग, 5 लोग। तो यहां पर कितने लोग एक्चुअली में बेरोजगार है, 3 लोग क्या है, बेरोजगार हैं। उनको फील हो रहा है कि वो जॉब में है लगे हुए, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यह भी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्यों हुआ? दुनिया में देखो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली आपको पता है कि भारत में बहुत मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो इंडिया में उस तरह के कॉलेजेज भी, आईआईटीज़ हैं, है ना। तुमने सुना होगा आईआईटी सब में कितने, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखो उसके लोग स्किलफुल लोग होते हैं ना। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए जो है ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा क्यों हुआ, और ये डिसगाइज्ड, ये प्रछन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? तो उसका उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में। क्यों कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? होता ये है कि जब किसी देश में डेवलपमेंट का जो क्रम है, विकास की जो, अगर तुम देखोगे कि डेवलपमेंट का जो स्टेजेज है, इसमें सबसे पहले किसी देश में क्या डेवलप होता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर या कृषि तो बहुत पहले से है ना। तो इस जगह पर अगर हम इसकी बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो कृषि है, सारे लोग बिल्कुल आज से 2000 साल पहले सभी लोग कृषि में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में नया इनोवेशन आता है, नया डेवलपमेंट आता है ना, तो पहले 100 लोग कृषि जब करते थे, खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो ये लोग 500 लोगों के लिए खाना उत्पन्न कर पाते थे, प्रोडक्ट बना कर पाते थे ना। सो उत्पादन
100 लोग मिलकर कितने लोगों का उत्पादन कर पाते थे? मान लो 500 लोगों का। अब हमने कृषि में टेक्नोलॉजी आ गई, अब हमने यही 500 लोगों के लिए मात्र 20 लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। तो इसे कहा जाता है सरप्लस ऑफ लेबर, श्रम की अधिकता। इस जगह पर क्या होता है, किसी भी देश में जब विकास होने लगती है तो वहां पर एग्रीकल्चर में लेबर सरप्लस हो जाता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और लेबर जो इतना प्रोडक्शन करने के लिए जो पहले 100 लेबर चाहिए होता था, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर यूज करते, कभी एक समय हुआ रहा होगा जब जानवरों को यूज किया जाता था या लोग खुद करते होंगे, उस समय पे एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। अब जैसे जैसे हम मशीन यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, लोगों की जरूरत कम है। तो किसी कंट्री में जो एग्रीकल्चर में, कृषि में जो सरप्लस लेबर होता है, इसको हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण की जो हमारे क्षेत्र हैं, यह जो एडिशनल यहां पे सरप्लस लेबर हमारे पास कितना है? 80 लोग ऐसे हैं जिसको कृषि से हटा के दूसरे क्षेत्र में काम में लगाया जा सकता है, हाँ या ना? क्योंकि ये लोग की जरूरत नहीं है। जो काम 100 पहले के जमाने में हो सकता है जरूरत था, क्योंकि उस समय पे इतना मशीन और इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब जिस काम को 20 लोग कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं 100 लोग। तो यहां पर हमारे पास 80 लोग क्या हैं? एडिशनल हैं। इसे हम लोग कहते हैं सरप्लस ऑफ लेबर। अब इस 80 लोगों को यूज कर सकते हैं हम लोग किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में। दो समस्या हुई, भारत में ऐसा नहीं हो पाया। उसके लिए दो प्रमुख कारण है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। पहला कारण है कि खेती में और इंडस्ट्री में, उद्योगों में काम करने के लिए अलग अलग स्किल चाहिए। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर मिसमैच हो गया। ये जो 80 व्यक्ति थे, क्या उसको डायरेक्टली आप एक बड़ा मशीन चलाने दे दोगे? नहीं ना। अभी तो वो खेत में फसल का काम, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा ट्रेनिंग? इसी के लिए स्थापित किया गया था आईटीआई। आईटीआई का कोर्स जानते हो आप लोग, सुना होगा नाम, क्या नाम है उसका? आईटीआई। एक्चुअली आईटीआई का जो काम था, आईटीआई का जो पर्पस होता है, वो ऐसे लोग तैयार करना जो लोग मशीन ऑपरेट कर पाए। इंजीनियर मशीन बनाने वाला नहीं बनाना है, जो व्यक्ति मशीन बना पाए उसके लिए तो हमारा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग है। क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है उससे यह उपेक्षा की जाती है कि यह मशीन बनाएगा। इसके लिए ये जो 80 लोग हैं, इनके लिए आईटीआई हो। और इंडिया में आप देखोगे कि जो आईटीआई हैं जनरली वो सारे के सारे जहां जहां पे इंडस्ट्री है वहां वहां पे आईटीआई है। कि अच्छा आपको मान लो मान लो एक प्रेस मशीन है ना, न्यूज़पेपर छपाई का एक मशीन है, आपको सिखाएगा कि कैसे उस मशीन को चलाते हैं। उसमें अगर कहीं पे कुछ अजीब सा आवाज़ आने लगा तो उसको कैसे कहाँ पे ठीक करते हैं। और ये जो चीज़ है ये बड़े लेवल पे फेल हो गया इंडिया में। और इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम है, कभी पढ़ना उसके बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय कौशलता जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है किसमें किया जा रहा है? आईटीआई पे। गवर्नमेंट ने ये की है, अभी भारत सरकार ने क्या की, भारत सरकार, आपको ये एक बड़ी समस्या है कि ये जो सरप्लस, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको आ ही नहीं रहा मशीन चलाने। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि कोई अगर मान लो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, फर्नीचर बनाती है, बड़े बड़े मशीन लगे हुए वहां पे, सरकार ने बोला इस इंडस्ट्री को कि हम आपके अगल बगल में 2-3 आईटीआई खोल दे रहे हैं। हमने 2 आईटीआई खोल दिया कॉलेज। अब आप इस आईटीआई में क्या पढ़ाया जाएगा वो आप डिसाइड करिए। कौन डिसाइड करेगा? वह कंपनी डिसाइड करेगा, क्योंकि आईटीआई का पर्पस ही है कि व्यक्ति को ट्रेन करना और कंपनी में भेजना। दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पर मशीन जो है, जो मशीन यहाँ पे लगी हुई है और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अलग ही है, क्योंकि इनके पास भी मशीन, ये कैसे ट्रेनिंग देंगे? तुम में से कई सारे लोग अपने कॉलेज में
प्रैक्टिकल्स करते होगे, मशीनें खराब रहती है, चलती नहीं है। और अगर है भी मशीन तो एक ही मशीन पे, मैं बताता हूँ, तुमने मुन्ना भाई मूवी देखा होगा, है ना, जब उसके बॉडी को कट कर रहे होते हैं तो मुन्ना भाई को देख ही नहीं पा रहा है बेचारा, कैसे डॉक्टर बनेगा? 50 लोगों के लिए एक ही बॉडी है। तुम्हें पता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है, अगर हॉस्पिटल में होती है, कि आप अपने बॉडी को जो है डोनेट कर सकते हैं फॉर मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग नहीं जा पाएगा वो, है ना, जब तक उसको पहले घाट पे ही जो है हम लोगों को अंतिम संस्कार जलाना पड़ता है, या जो भी जो पूरा रिचुअल्स है ना। तो इंडिया में यह भी एक बड़ी समस्या है, जो लोग मेडिकल एजुकेशन में हैं उनसे पूछना, तो हमारे यहाँ पर जो है ट्रेनिंग बहुत ही गंदी हो रही है। अगर इनके पास सरकार देती भी है, मान लो गवर्नमेंट ने मशीनें दिया, मतलब आप में से हर व्यक्ति जो कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स किया होगा, कभी ना कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को फेस करोगे कि जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए एनफ रिसोर्स है ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, है ना, हम लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग की है जिसके लिए हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता, थोड़ा थोड़ा देर देखना होता। जैसे तुमने बचपन के स्कूल में 6-7 क्लास में माइक्रोस्कोप हुआ करता था, तो मुझे 2 ही बार अभी तक जीवन में मौका मिल पाया माइक्रोस्कोप से देखने का। ये जो स्कीम है ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं,